Class 9th chapter, the fundamental unit of life. So what is fundamental unit of life? Fundamental means important, basic. So every living organism is made up of the smallest living thing, that is called cell. So cell is the smallest structural and functional unit of life. Therefore it is also known as fundamental unit of life. देखो सेल स्मॉलेस्ट है एंड वी आर बिग, तो जो सेल है वो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. सो हम किससे बने हुए हैं? सेल से. तो इन दिस वे वी कैन से कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यही इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? इन रॉबर्ट हुक in 1665. Robert Hooke in 1665 saw the cork cell. कॉर्क सेल देखा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा. उसके पास उसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था. उसने देखा हनीकॉम लाइक, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसने देखा कि ऐसे कंपार्टमेंट्स कॉर्क सेल में है. तो उसने उन्हें नाम दे दिया सेल, बिकॉज सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? लिटिल रूम. लैटिन वर्ड में सेल को क्या कहते हैं? लिटिल रूम. तो ये छोटे छोटे रूम की तरह दिख रहा था, तो रॉबर्ट हुक नेम्ड इट अ सेल. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, on the basis of cell, organism are of two types. कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Now on the basis of number of cells, the organisms are divided into two, that is unicellular and multicellular organism. अब नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच ओनली वन सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए हैं, तो उसका एक सेल ही उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल amoeba, chlamydomonas, paramecium, these are the unicellular organism. On the other hand, what are multicellular organism? Those organisms which are made up of many cells. For example, dog, cat, rat, bat, these all are, even me, even you, we people all are multicellular organisms. नाउ सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज जो वेरी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं. तो क्या डिस्कवरीज है? सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. अब उसके बाद 1674 में जो है एवी ल्यूवेनहॉक ने अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, क्योंकि रॉबर्ट हुक के पास तो बेचारे के पास सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, तो 74 में ल्यूवेनहॉक ने अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में एक फ्री सेल डिस्कवर कर दिया. तो यदि पेपर में आता है, यदि आपके एग्जाम में आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड फ्री सेल? एवी ल्यूवेनहॉक इन 1674. Then in 1831 Robert Brown discovered the nucleus. In 1839 Purkinje coined the term protoplasm.
P for पुरकंजी, P for प्रोटोप्लाज्म. तो 1839 में पुरकंजी ने कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद सेल थ्योरी आई. 2 बायोलॉजिस्ट थे, स्क्लैडन एंड शेवॉन. इन 1838-39 उन्होंने डिस्कवर की सेल थ्योरी. उन्होंने फर्दर डिस्कवर नहीं की थी, उन्होंने दी थी सेल थ्योरी. ही गेव सेल थ्योरी. आफ्टर दैट इन 1855 रुडोल्फ विर्चो, इन 1855 रुडोल्फ विर्चो ने एक सजेशन दिया that all cells arise from pre-existing ones. All cells arise from pre-existing ones. Now next topic is different kinds of cell, different shapes of cells. First of all, you must know कि सेल्स, कुछ सेल छोटे भी होते हैं, कुछ सेल बड़े भी होते हैं, कुछ सेल स्पिंडल शेप के होते हैं. मीन्स ये नहीं कि सेल बहुत छोटे होते हैं तो सेल सारे एक ही शेप के होते हैं, नहीं. डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए नेम ऑफ लार्जेस्ट सेल. सो लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग. स्मॉलेस्ट सेल पीपी येलो. और यदि ऐसा पूछा जाए कि नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, देन इट इज आरबीसी. ओके. नेम द लॉन्गेस्ट सेल. लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल. सो व्हाट इज लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच एग. व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल? पीपी येलो. नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, RBC, and name the longest cell, nerve cell. Now comes the shape and size. Shape and size of the cell, they are related to spatial function. For example, they are related to spatial function. For example, amoeba. Amoeba have changing their shape. Amoeba अपनी shape change करता रहता है, ठीक है. बट ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं. जो नर्व सेल है उनकी टिपिकल शेप होती है. नर्व सेल हैव टिपिकल शेप. एंड एवरी लिविंग हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स. सो हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज फंक्शंस? That means कि you know that there are certain function, digestion, respiration, excretion. तो बहुत सारे functions हैं हमारी body के अंदर. तो ये सारे basic functions living cell कैसे perform करता है? This is known as division of labor. This is known as division of labor. In multicellular organism में different cell join together to form different tissue. Different tissue join together to form different organs. So if we have to define that what is cell, it is smallest structural and functional unit of living organism. Now what is tissue? When the same type of cells performing specialized functions grouped together, they form tissue. अब आप कहोगे कि मैम आप कह रहे हो different tissues. Different tissue means कि different cell, for example nerve cell, they join together to form nervous tissue, and nervous tissue join together to form nervous system. So this is different cell. तो I said कि different cell different tissue बनाते हैं, but जो tissue बन रहा है वो same type of cell से ही बनता है. तो different type of cells जब assigned हो जाते हैं, they perform division of labor. Now question number 1, who discovered cell? Robert Hooke. How? In by observing cork cell under his self-prepared microscope. Why cell is called structural and functional unit of life? It is called structural and functional unit of life because
every living organism is made up of cell. Every living organism is made up of cell. Now next comes कि what is a cell made up of? सेल किससे बना हुआ है? अब सेल हम कह रहे हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बट स्टिल मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल भी बना हुआ है किनसे? तो सेल इज मेड अप ऑफ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल. स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल. नाउ इफ वी स्टडी सेल अंडर माइक्रोस्कोप तो हम इसके बहुत सारे फीचर्स देखेंगे. फिर हमें क्या क्या दिखेगा? यदि हम सेल को माइक्रोस्कोप हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं. हाँ, यदि हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ जो इसके प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये चीज़ें तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से भी दिख जाती हैं. उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेल जिनको पूरा थॉरो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर सेम थिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज outermost covering of the cell. It is the outermost covering of the cell. Second आता है plasma membrane allow and permit the entry and exit of some substances. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अच्छी चीज़ें अपने सेल से बाहर नहीं जाने देता, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हार्मफुल है या जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें सेल के अंदर नहीं आने देता. Therefore it is known as selectively permeable membrane. Therefore it is known as selectively permeable membrane. अब how does some substances like carbon dioxide and oxygen? अब क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा वर्ड डिफ्यूजन, that is movement of particles from high to low concentration. So simply by diffusion जो ऑक्सीजन है वो सेल के बाहर से, आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई है तो वो सेल के बाहर चली जाती है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन आउट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल उसने लिखा है सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 जिसे बाहर निकालना है सेल से, एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है सेल के अंदर, इकट्ठी हो जाती है. अब कंसंट्रेशन ऑफ सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज लो आउटसाइड द एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू इनसाइड. तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है बट इनसाइड ज़्यादा है. तो एज देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन inside and outside, so carbon dioxide start diffusing from internal cell to external cell by the process of diffusion. And same case happens with the oxygen. अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर आती रहती है. फिर अगेन किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से. सो डिफ्यूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज. Now water also obeys the laws of diffusion. The movement of water through such a selectively permeable membrane
इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, कि जब वाटर सेलेक्टिवली परमिएबल से हाई कंसंट्रेशन से लो में जाता है तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. The movement of water across the plasma membrane is affected by the substance dissolved in the water. वो किससे इफेक्ट करता है कि मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है कि कितने डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे सेल के अंदर, उस हिसाब से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे. नाउ दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसमें आता है, ये पूछते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ वी पुट ए एनिमल सेल और दिस प्लांट सेल इन दी सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन. सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में यदि हम प्लांट सेल या एनिमल सेल डाल देंगे तो क्या होगा. तो इसमें इन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं. उसने कहा है यदि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन बाहर, इफ़ द मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनसाइड द सेल, तो बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाई टू लो लेवल पानी जाएगा, तो सेल जो पानी है वो आउटसाइड से इनसाइड आएगा एंड सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब देखो इसे याद कैसे करते हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोटोनिक में सेल के अंदर आता है कि हाइपरटोनिक में. वी विल रीड हाइपरटोनिक. तो हाइपोटोनिक में हाइपो से किसकी साउंड आती है, हिपोपोटामस की. हिपोपोटामस कैसा एनिमल है, फैटी एनिमल है. तो जिसमें आपका सेल पानी पी के मोटा हो गया, ठीक है, स्वेल हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल आप यदि ड्राई रेजिन्स को पानी में ओवरनाइट छोड़ दोगे तो अगले दिन वो स्वेल हो जाएंगी. क्यों? बिकॉज इट वॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ सेकेंड है यदि मीडियम की कंसंट्रेशन जिसके अंदर हमने सेल डाला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, मतलब सेल के अंदर पानी और सेल के बाहर पानी बिल्कुल जो कंसंट्रेशन है सेम है, तो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दी सेल. तो ना पानी बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, और यदि आएगा तो जितना आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, तो मीन्स नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ देयर. तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें वाटर जो है दोनों डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में जाता है और सेल हमेशा सेम साइज का रहता है. नाउ कम थर्ड सिचुएशन, यदि मीडियम के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, यदि आप एक ग्रेप लो और उसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में डाल दो, आप देखोगे 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद व्हेन यू विल नोटिस कि ये जो ग्रेप जो आपने डाले थे ये श्रिंक हो गए. क्यों श्रिंक हो गए थे? बिकॉज बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो अंदर से जो वाटर था वो बाहर चला गया और जो सेल था वो श्रिंक हो गया एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड hypertonic solution. This solution is called hypertonic solution.